सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित हरिशंकर परसाई जी का निबंध प्रेमचंद के फटे जूते इसका अध्ययन करेंगे। इस निबंध में परसाई जी ने अपने व्यंग्यात्मक बाणों के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहा है। हम निबंध में संकलित इन व्यंग्योक्तियों का शब्दार्थ सहित और भावार्थ सहित विस्तृत अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। सबसे पहले साथियों, हम लेखक परिचय जानेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते जो निबंध हैं उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में हुआ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और उसके बाद अध्यापन कार्य भी किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन ये करने लगी। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली और जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 यानी 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी हैं और अंत में, ये इनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। ठीक है साथियों, हमें इनका जीवन परिचय याद रखना है क्योंकि यह व्यंग्य लेखकों में सबसे ऊपर माने जाते हैं, उच्च श्रेणी के यह व्यंग्यकार माने जाते हैं, तो इनका जीवन मायने रखता है, हमें इन्हें याद रखना है। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ के बारे में, पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने क्या बताना चाहा है वह हम जानेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अर्थात इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के बारे में बताया है और एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि यानी समाज में फैली सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार उजागर किया जाता है उसे भी बताया है और इसके साथ ही वर्तमान समय में दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर भी व्यंग्य किया है। अवसरवादिता अर्थात अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को बड़ा बताना या श्रेष्ठ दिखाना। ठीक है साथियों, अब हम पाठ शुरू करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते यह पाठ हैं और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। साथियों, जो प्रेमचंद के फटे जूते यह पाठ जो हैं वह हिंदी गद्य विधा में निबंध के अंतर्गत आता है, आप इसे याद रखें। इसमें जैसा कि हमने अभी पाठ के बारे में जाना था कि प्रेमचंद जी की सादगी के बारे में वर्णन किया है तथा लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य किया गया है। साथ ही साथियों, इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर भी व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता रहा हो, बदले में समाज ने उसे क्या दिया, इसका वर्णन भी इस पाठ में हमें मिलेगा। पाठ कुछ इस प्रकार है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं।
कनपटी चिपकी हैं, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। साथियों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है जिसमें उनकी वेशभूषा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, और कनपटी चिपकी होना और गालों की हड्डियां उभर आना इस बात को प्रकट करता है कि उनकी अवस्था हो चुकी थी, अर्थात काफी उम्र उनकी हो चुकी थी। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक मोटा कपड़ा होता है जिससे जूते और थैला वगैरह बनाए जाते हैं। तो उनके पाँव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं और जिनके बंद जो हैं वह बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब यानी बिना ढंग के जो हैं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, और तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यह यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि शायद ऐसा ही मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ होगा, तभी उन्होंने अपने जो जूते हैं उनके बंद जो हैं बेतरतीब बांधे होंगे। आगे कहते हैं कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है और जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यानी जो प्रेमचंद की तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी, उनमें वो देख रहे हैं कि बाहिने पांव का जूता तो ठीक है, यानी दाहिने पैर का जो जूता है वह तो ठीक है, मगर जो बाएं पैर का जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है और उसमें से उनकी अंगुली बाहर दिख रही है चित्र में भी। फिर कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। साथियों, यह जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी कहना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कभी अंदर और बाहर में अंतर करना नहीं सीखा। वे जिस प्रकार का सरल जीवन जीते थे उसी प्रकार दिखाई भी देते थे। वह अवसर के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने वाले इंसान नहीं थे। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था, जिसके कारण ही कहा गया है कि इनमें पोशाक बदलने का गुण नहीं था, अर्थात दिखावे की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। कहते हैं यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे लेखक कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। यानी जब चेहरे की तरफ देखते हैं चित्र में लेखक, तो वह उनसे संवाद के रूप में ऐसे कह रहे हैं कि साहित्यिक पुरखे का पुरखे यानी पूर्वज, यानी मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वह बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे, युग प्रवर्तक लेखक कहलाते हैं, बहुत बड़े कहानीकार कहलाते हैं, और कह रहे हैं कि आपका जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या आपको मालूम है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। साथियों, यहाँ पर पूरा वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं कि जब चित्र में लेखक प्रेमचंद जी की मुस्कान देखते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं है, संकोच नहीं है, झेप नहीं है, और आप बिना बिल्कुल बेपरवाही से और बड़े विश्वास से फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि जूता फटा हुआ है और मुंह पर हंसी है। फिर इसका कारण भी यहाँ पर वो बताते हुए कहते हैं कि शायद फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब आपने परंपरा के अनुसार अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी,
परंपरा के अनुसार अर्थात दिखावे की प्रवृत्ति के आधार पर आपने केवल दिखावा करने मात्र से मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, पर आपसे वह नहीं हो पाया, और जो हल्की सी मुस्कान आपने अपने गहरे तल से निकाली होगी, हृदय से निकाली होगी, वही केवल नजर आ रही हैं। फिर अंत में जो पंक्ति कर रहे हैं कि यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यहाँ साथियों लेखक इस पंक्ति के माध्यम से उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो अवसर के अनुसार अपना मतलब निकालने में लगे रहते हैं। प्रेमचंद जी बनावटी जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते थे। उसी कारण जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा तब प्रेमचंद जी ने बनावटी मुस्कान बनाने का प्रयत्न किया होगा, परंतु उनसे नहीं हो पाया। उनकी यही अधूरी मुस्कान जो फोटो में दिखाई दे रही है लेखक को, वह दिखावा करने वाले का उपहास उड़ाते हुए प्रतीत हो रही हैं, एक व्यंग्य करते हुए प्रतीत हो रही हैं, और उसी को यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कहा है। फिर कहा है कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अर्थात प्रेमचंद स्वाभाविक रूप से जैसे हैं वैसे ही फोटो में जो है दिख रहे हैं, जबकि वह अपनी अधूरी मुस्कान के माध्यम से दिखावा करने वालों पर व्यंग्य भी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं। आगे लेखक कहता है कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा भाई चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। साथियों, यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखकों की दुर्दशा का जो दुर्दशा होती हैं लेखकों की, उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि एक फोटो खिंचाने के लिए भी तुम्हारे पास जूते नहीं थे या तुम जूते नहीं पहन सके। यह एक बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कितना दुख का विषय है कि इतने प्रसिद्ध लेखक होते हुए भी, इतने प्रसिद्ध उपन्यासकार, युग प्रवर्तक और कहानीकार होते हुए भी तुम जूते नहीं जुटा पाए। और यह जो क्लेश है यानी दुख है, वह लेखक अपने भीतर भी महसूस कर रहा है और रो पड़ता है कि लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की जो स्थिति थी अंत में कितने गरीब हो गए थे, और जबकि वह बहुत बड़े उपन्यासकार और युग प्रवर्तक रहे थे। ठीक है साथियों, आगे कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती हैं, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए, और गंदे से गंदा आदमी की भी फोटो जो है खुशबू देती हैं। साथियों, इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि लोग दिखावा करने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए क्या क्या नहीं करते। मांगे के कोट से वर दिखाई कर लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, और यहाँ तक कि बीवी तक मांग ली जाती हैं फोटो खिंचाने के लिए। फिर कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अर्थात आज के समय में फोटो एक व्यक्ति का प्रतिबिंब समझा जाने लगा है। कहते हैं जैसा दिखता है वैसा बिकता है, इसलिए दिखाने के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, पर तुमसे एक जूता तक नहीं मांगते बना। ठीक है साथियों, आगे देखिए। आगे लेखक कहता है कि टोपी 8 आने में मिल जाती हैं और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है।
साथियों यहाँ पर टोपी की कीमत जो है वह 8 आने बताई गई हैं, जबकि जूते की कीमत जो है वह 5 रुपए बताई गई हैं। यानी टोपी से बढ़कर जूते की कीमत बताई गई है और कहा भी गया है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। साथियों इस पंक्ति में जो है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इसका आशय यह है कि धनवान लोगों को हमेशा से ही गरीब और सम्मानित व्यक्तियों से ऊंचा समझा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टोपी है वह जो है मान सम्मानित व्यक्तियों का प्रतीक है, जबकि जूता जो है वह नीचे लोग और जो तुच्छ प्राणी हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, उनके प्रतीक के रूप में यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसीलिए कहा है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अर्थात जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनका ही सम्मान अधिक माना जाता है। फिर कहते हैं अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। साथियों यहाँ पर लेखक का कहना है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका आशय है कि आज के समाज में मान सम्मान से बढ़कर पैसों वालों का बोलबाला है। जिसके पास पैसे हैं उनका ही बोलबाला है और जिनके पास पैसा है उन्हीं का मान सम्मान है। जो गुणवान लोग हैं उन्हें आज धनवान लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ पर साथियों जो हैं बहुत ही अच्छी पंक्ति यहाँ पर लेखक ने कही है प्रेमचंद जी के बारे में। अर्थात यहाँ लेखक ने जो है प्रेमचंद की दुर्दशा का वर्णन किया है। प्रेमचंद जो है टोपी के समान देश के उच्चतम साहित्यकार थे। उनका आदर सत्कार होना चाहिए था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए थी, परंतु इस समाज में जूते की कीमत अधिक आंकी जाने के कारण प्रेमचंद के साथ भी वही हुआ। अर्थात सम्मानित साहित्यकार होते हुए भी धनी संपन्न लोगों की तुलना में उन्हें कम सुविधाएं प्राप्त हुई और वह कम सुविधाएं जुटा पाए। आगे कहते हैं कि यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। इसके माध्यम से लेखक कह रहा है कि यहाँ लेखक को जो है यह विडंबना बहुत चुभी है कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार, जैसे उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक और महान कथाकार जो है माना जाता है, उनको पहनने के लिए एक सही जूता भी वह नहीं जुटा पाए। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा फटा जूता यह देखता हूं तो एक बड़ी विडंबना मेरे अंदर जो है तीव्रता से चुभ रही है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी इतने सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी तुम एक जूता तक नहीं जुटा पाए। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। साथियों यहाँ पर लेखक यह बताना चाह रहा है कि उनका जूता भी फटा हुआ है, पर वह बाहर से नहीं दिखता। उसका तला फट गया है और नीचे से उसका अंगूठा भी जमीन से जो है रगड़ खाकर कभी लहूलुहान भी हो जाता है। परंतु कह रहे हैं कि पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहता है कि जो लेखक की अवस्था है उसकी भी जो है अवस्था बहुत ही खराब है, परंतु अंदर ही अंदर वह भी जो है इसे सहन कर रहा है, बुरी हालत में है, पर दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर रहा है, जैसा मुंशी प्रेमचंद जी प्रकट करते थे। आगे कहते हैं कि तुम्हारी अंगुली दिखती हैं पर पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। अब यहाँ पर पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। साथियों इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने गहरा भाव व्यक्त किया है।
वह कहता है कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को महत्व नहीं दिया, अर्थात अपने व्यक्तित्व को छिपाया नहीं। उनके पास छिपाने के योग्य कुछ था भी नहीं। वे अंदर और बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग नहीं था। बाद में लेखक कहते हैं कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, अर्थात हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं, यानी उसी को हम जो है उस पर कुर्बान होते हैं, उसी को हम महान मानते हैं। ठीक है साथियों, यह इस पंक्ति का बहुत ही गहरा भाव यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है। आगे देखिए, आगे लेखक कहता है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? यानी जो चित्र में लेखक प्रेमचंद जी की जो मुस्कान देख पा रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारी यह व्यंग्य जो मुस्कान है मेरे हौसले पस्त कर देती है। साथियों, हौसले पस्त कर देना अर्थात जो है इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि आज संसार में जो है सरेआम जो अन्याय हो रहा है, जो भीषण शोषण हो रहा है, और उसके विरुद्ध लेखक वर्ग जो है निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी कुछ अंतर नहीं पड़ रहा, और जिसे लेखक जो है हौसला पस्त करना बता रहा है कि कुछ फर्क न पड़ने से हमारे हौसले जो हैं वह पस्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं लेखक जो तस्वीर देख पा रहा है प्रेमचंद जी की, उसमें जो उनकी मुस्कान है, उसके आधार पर वह कह रहे हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान कौन सी है? क्या होरी का गोदान हो गया? साथियों, यहाँ पर होरी का गोदान होना अर्थात होरी जो है वह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। साथियों, उपन्यास में वह अपने जीवन भर में एक गाय को पालने की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता है, परंतु होरी के मरने के बाद जब जो धूर्त पंडित होता है उनकी पत्नी से गोदान मांगते हैं, और लेखक इस पंक्ति के माध्यम से जो है इन शोषक पंडितों पर व्यंग्य करता है कि क्या तुमने सचमुच उस गरीब होरी की पत्नी से गोदान ले लिया? उसी प्रकार जो है उन्होंने यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी कहा है कि पूस की रात कहानी में भी जो है हल्कू का खेत क्या नीलगाय द्वारा चरना बताकर यहाँ पर भी जो है व्यंग्य किया है। और ये सुजान भगत, और कहा है कि सुजान भगत के लड़के के मरने का कारण भी डॉक्टर के क्लब छोड़कर नहीं आने को यहाँ पर उन्होंने बताया है। फिर आगे कहते हैं कि नहीं, यह कारण नहीं हो सकते। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। साथियों, माधो प्रेमचंद की कहानी कफन का मुख्य पात्र है। वह जीवन भर का भूखा है और भूख के कारण उसकी इंसानियत मर चुकी है, इसलिए वह अपनी बीवी के कफन के लिए गांव से मांगे गए पैसों की शराब पी जाता है, और उसी के माध्यम से वहां पर मुंशी प्रेमचंद जी ने उसकी दुष्टता पर व्यंग्य से जो है मुस्कुराए भी थे, परंतु इसमें भी जो है इससे भी अधिक वे उस शोषक समाज पर व्यंग्य करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि क्या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, जिसके कारण तुम्हें मुस्कान आई और वह मुस्कान प्रतीत होती है। आगे कहता है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। साथियों, यहाँ लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा है क्योंकि उन्होंने जीवन भर आम जनता के दुख दर्द के बारे में लिखा। उन्होंने किसानों की गरीबी के बारे में, उनके शोषण के बारे में, उनकी बदहाली के बारे में लिखा, इसलिए उन्हें जनता का लेखक यहाँ पर कहा है लेखक ने। ठीक है, आगे है
आगे लेखक कहते हैं कि क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। साथियों, यह भी घटना जो है वह गोदान उपन्यास में होरी के साथ जो घटित हुई थी उसका भी एक कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तुम तगादे से यानी उधार के पैसे मांगने से बचने के लिए तुम चक्कर लगाकर आते जाते रहे। फिर कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा था कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। आवत जात यानी आते जाते, पन्हैया यानी जूते, घिस गई यानी घिस गई, खत्म हो गई, बिसर गयो यानी भूल गया, हरि नाम यानी प्रभु का नाम। यानी जब कुंभन दास जी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था तो उस समय उन्होंने ये दोहा कहा था कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी आने जाने में ही मेरी जूते घिस गए, खत्म हो गए और इसके चक्कर में भगवान का नाम भी मैं भूल गया। फिर क्या कहते हैं, फिर उन्होंने कहा है कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। यानी जिनको देखने मात्र से जो है दुख उपजता है यानी दुख पैदा होता है उन्हें सलाम करना पड़ता है। तिनको यानी उनको सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। साथियों, यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि जो चलते हैं, जैसे कुंभन दास जी फतेहपुर सीकरी आते जाते रहे तो उनका जूता घिस गया था पर फटा नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता ऊपर से कैसे फटा। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। साथियों, यहाँ पर ठोकर मारने से आशय यह है कि लेखक द्वारा जो है प्रेमचंद जी द्वारा जो है समाज में फैली कुरीतियों से संघर्ष करना है। जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो बुराइयां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए प्रेमचंद जी ने अनेक जो है सुधार कार्य किए। उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो इसलिए तुम्हारा जूता फट गया था। और वो सख्त चीज है जो समाज में फैली बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो अन्याय था, उन्हें दूर करने के लिए आपने जो प्रयास किए उसके कारण आपका जूता फट गया था। और कह रहे हैं कि कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। यानी जो आडंबर, जो बुराइयां निरंतर परत पर परत जमती गई उन्हें आपने दूर करने का प्रयास किया इसलिए आपका जूता फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था। यहाँ पर टीला से आशय जो है प्रेमचंद जी के मार्ग में आने वाली बाधाओं से है। यानी उन्हें सुधार कार्य करने के लिए अनेक सारी बाधाएं उनके सामने उपस्थित हुई और उस टीले का सामना करते समय उनका जूता फट गया। यानी आपने जो है उन पर जूता आजमाया होगा उन्हें टीले को दूर करने के लिए, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। फिर कहते हैं तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फाड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। यानी यहाँ पर सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फाड़ती हैं, अर्थात लेखक यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार नदी के रास्ते में आए पत्थर को नदी कभी कभी छोड़कर उसके बगल से भी निकल जाती हैं, उसी प्रकार प्रेमचंद जी आपको भी जो है रुकावटों का सामना किए बगैर बगल से निकल जाना चाहिए था। उन पर अपना जूता नहीं आजमाना चाहिए था, अर्थात उनका विरोध नहीं करना चाहिए था। ठीक है साथियों, आगे कहते हैं कि तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी।
नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी होरी की जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। साथियों, मुंशी प्रेमचंद जीवन में समझौता नहीं कर पाए थे। वे कुरीतियों से लड़े। उनके जीवन में भी वही कमजोरी थी जो गोदान उपन्यास के नायक होरी के जीवन में थी। होरी को भी उसका नेम धर्म ले डूबा था। उसने कितने भी कष्ट उठाए, किंतु कभी भी अपना नेम धर्म या अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। और यह नैतिकता मानो होरी के लिए एक बंधन थी। उसे वह मानसिक रूप से स्वीकार कर चुका था। वह चाहकर भी मर्यादा के बंधन को नहीं तोड़ सकता था। परंतु प्रेमचंद जी का चित्र में जिस प्रकार वह मुस्कुरा रहे हैं, उससे लगता है कि उनके लिए नेम धर्म बंधन नहीं था, बल्कि मुक्ति थी। अर्थात उन्होंने नेम धर्म को मजबूती यानी मजबूरी से जो है नहीं, बल्कि संस्कारों के कारण नहीं, बल्कि सोच समझकर, करणीय कर्तव्य समझकर जो है अपनाया होगा। उन्होंने नेम धर्म अपनाकर मुक्ति का अनुभव किया है और आनंद का भी अनुभव किया होगा। इसी के कारण यहाँ पर लेखक कह रहा है कि शायद आपने जो है नेम धर्म आपके लिए नहीं रहा होगा, बल्कि आपके लिए तो वह मुक्ति रही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे लेखक कहता है कि तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। साथ ही यहाँ पर लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं, बल्कि अपने पांव की अंगुली से इशारा किया। अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष किया। आगे कहता है कि तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। अंगुली छिपाना अर्थात अपनी दुर्दशा को ढांपना, छिपाना, और तलवा घिसाना अर्थात अंदर ही अंदर नष्ट होना, अपने आप को नष्ट करना। यानी तुम उन पर हंस रहे हो जो कि अपनी दुर्दशा को छिपाए हुए हैं और अपने अंदर ही अंदर जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। बरकाकर यानी बचाकर, यानी उन लोगों की तरफ भी तुम इशारा कर रहे हो जो कि टीलों को बचाकर निकल जाते हैं, यानी मुसीबतों से सामना किए बगैर बचकर निकल जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यानी इस यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जो है लेखक ने जो है यह सोचा था कि जो प्रेमचंद जी हैं वह उन्होंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, परंतु उनकी अंगुली जो है बिल्कुल सलामत बची रही। परंतु लेखक और जो आज के समय के जो लेखक हैं वह बिना कुरीतियों को दूर किए, बिना बुराइयों को दूर किए, निरंतर अपनी जो है केवल दिखावे की प्रवृत्ति के आधार पर जीते जा रहे हैं, जिससे उनका तलवा घिस गया है और वह अब आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आगे लेखक अंत में कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, तुम्हारे अंगुली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। साथ ही यहाँ पर 3 पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं। तीनों ही पंक्तियों में उन्होंने अलग अलग अर्थ यहाँ पर दिया है कि तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, यानी मैं सुरक्षित हूँ और निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा, पर तुम्हारा तलवा घिस चुका है, तुम्हारा पैर जो है वो लहूलुहान हो चुका है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा कहा कि अंगुली का इशारा समझता हूँ,
अंगुली का इशारा यानी उन लोगों की ओर इशारा किया है जो कि केवल दिखावे की प्रवृत्ति रखते हैं और जो घृणित लोग हैं। फिर कहा है तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। व्यंग्य मुस्कान समझने का तात्पर्य है कि आज के समय में जो दिखावे की प्रवृत्ति हैं आप उन पर व्यंग्य पूर्वक हंस रहे हो और उन्हें यह आदेश दे रहे हैं या उन्हें यह समझाना चाह रहे हैं कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अवसरवादिता का लाभ भी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह पूरा पाठ पूरा हुआ। अब हम इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में साथियों सबसे पहला प्रश्न जो है, लेखक की नजर प्रेमचंद के जूतों पर क्यों अटक गई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पहला। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक द्वारा उनके जूते फटने का क्या कारण बताया गया है? इस पाठ में अनेक ऐसे कारण आए हैं जहां पर जूते फटने का कारण लेखक के द्वारा बताया गया है। तीसरा प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? उसका भी हमने अभी पाठ में पढ़ा था कि जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वह टीलों के रूप में प्रेमचंद जी के सामने थी जिन्होंने उन्हें दूर किया। अगला प्रश्न, पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया है? यानी अनेक संकेत के माध्यम से उन्होंने कारण बताया है जिनमें से आपको कारण इसका लिखना है। और अंतिम प्रश्न, इस पाठ में पर्दे का महत्व किस प्रकार समझाया गया है? ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस पाठ में से बनते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों और इंटरनेट से भी सामग्री जुटाई गई हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा और सुना बड़े मनयोग पूर्वक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।